फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ हमने कर लिए थे अप टू 11 क्वेश्चन तक। अभी आगे हम उसके क्वेश्चन नंबर 12 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्विकली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशंस। उसमें 3 लॉ हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। फर्स्ट है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या है स्टूडेंट, क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? If object is in the rest, it will remain in the rest. If it is in the motion, it will remain in the motions. This is the Newton first law of motions. Newton second law of motion क्या बोलता है? Rate of change of momentum, it is directly proportional to applied force. उससे हमने क्या किया था स्टूडेंट? हमने फार्मूला भी निकाला था। सेकेंड लॉ से हमने फार्मूला क्या निकाला था? F is equal to m into a। और थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इट इज द सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को हमने स्टूडेंट क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, until unless some external force is applied on the object. This was the first law. Second law मैंने बता दिया, F is equal to m into a, rate of change of momentum directly proportional to applied force. Third, every action there is an equal and opposite reactions, F1 is equal to minus F2. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object pushes back on with an equal and opposite force. स्टूडेंट लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस केस में स्टूडेंट ट्रक है, अगर हम फोर्स लगाते हैं, यहां से मैंने F1 लगाया है तो अल्टीमेटली इधर से क्या लग रहा है? F2। यहाँ पे क्या हो रहा है? F1 इज इक्वल टू माइनस F2। और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, इसका मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, दैट ट्रक, दैट एग्जाम, दैट ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, देन इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। ट्रक मूव नहीं कर रहा। अ स्टूडेंट जस्टिफाई thus by the answering that two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. स्टूडेंट स्टेटमेंट बहुत उसने काफी लेंथी कर दी है, बट क्वेश्चन जैसे आपको क्लियर हो जाएगी तो उसमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द ट्रक इज मोर। मैसिव वर्ड यूज करते ही हमको ये तो पता चल गया है कि मास ऑफ द ट्रक इज, पहला पॉइंट है स्टूडेंट, द मास ऑफ द ट्रक इज मोर। अगर इसका मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है, तो इसका स्टूडेंट इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया भी ज्यादा होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। अगर मास में है, इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और क्या होगा कि अगर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, if small force is applied on the truck, small force
will not move, will not be able to move the truck. Small force will not be able to move the truck. क्या किया था, मास तो ट्रक का बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है तो स्टूडेंट क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा होगा, और द स्मॉल फोर्स विल नॉट बी एबल टू मूव द ट्रक. So to move the external unbalanced force which is required, so हमारे को क्या करते हैं कि some external unbalanced force is needed. जिसका मास बहुत हैवी है, उसने दिया हुआ है दैट द मैसिव ट्रक इज गिवन, और मैसिव ट्रक में क्या है कि उसका मास ज्यादा है, मास ऑफ द ट्रक इज मोर, और यहाँ पे स्टूडेंट न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा. थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ट्रक इज मोर, अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा स्टूडेंट. इफ मास इज मोर, inertia is also more, and the small force applied on the truck, will not be able to move the truck, and we required some external unbalanced force which is needed. Only then the truck will be able to move. This is the solutions of question number 12 of your NCERT. You can please note down, and आपने सिर्फ यहाँ पे मास इज मोर इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स टू रेजिस्ट द चेंज. फर्स्ट लॉ के हिसाब से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चाहेगा मैं रेस्ट में रहूं. इफ इट इज इन द मोशन देन इट विल रिमेन इन द मोशन until unless some external force is applied on the object due to inertia. So, and heavy mass and inertia both are directly proportional, so the truck will not be able to move with this very small force. If we want to move the truck, we require some external unbalanced force, then we will be able to move the truck. This is the solutions of question number 12. Now students, question number 13. Question number 13 कह रहा है a hockey ball, it is a, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change in the momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. This is your question number 13, the statement of question number 13. Now it is given, mass of the ball is given. Mass of the ball is given, it is 200 grams. 200 ग्राम को स्टूडेंट हम कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट इज इक्वल टू 0.2 kg. हमारे पास 50 मीटर इनिशियल सेकंड, 10 मीटर हर सेकंड दी है, और उसके बाद वो क्या करते रिटर्न होता है स्टूडेंट, वहां पे हमारी वेलोसिटी का एग्जीक्यूट है 5 मीटर पर सेकंड. ये क्या हो जाएगा जब रिटर्न होगा, इट इज a -5 मीटर पर सेकंड. इट विल, द बॉल कम्स बैक. नाउ स्टूडेंट, हमारे पास m भी दिया हुआ है, m इज गिवन, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है.
momentum, it is equal to mass into velocity. Momentum, mass into velocity. Momentum is equal to mass into velocity, m into v. This is the formula. Now, according to this formula, we are able to the initial momentum of the ball. (0.2 into 10). 0.2 into 10. It is equal to 2 kg meter per second. Initial momentum 2 kg meter per second. Now, final momentum क्या है स्टूडेंट? नाउ मास तो उतना ही रहेगा into -5. It is equal to मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 into -5. 5 से 5 cancel is equal to -1. It is kg meter per second. -1 kg meter per second. Now student, हमको मालूम करना है change in momentum. Now we have to calculate the change in the momentum. Change in momentum, final momentum minus initial momentum. Final momentum -1 दिया final, और initial momentum हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट 2 kg. -1 -2 it is equal to -3 kg meter per second. This is your answer of question number 13. Please note down the solutions of question number 13 of NCERT. Please you can note down final momentum minus initial momentum. It is change in momentum, and it is equal to -1 -2. It is equal to -3 kg meter per second. This is your solution of question number 13. Now student, question number 14. Question number 14 क्या है आपका? A bullet of mass 10 gram. A bullet of kg traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest is 0.03 seconds. Calculate the distance of penetrations of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. Question number 14. 14 में क्या दिया हुआ आपको स्टूडेंट्स? It is given as a mass दिया हुआ है of the bullet. It is given as a 10 gram, means 10 divided by 1000. It is equal to 0.01 kg. और आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u is equal to 150 मीटर पर सेकेंड, और बाद में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इट कम्स टू रेस्ट इट 0 मीटर पर सेकेंड. आपको टाइम दिया हुआ है t is given as 0.03 second. 0.03 second. Now student, t is given 0.03 second. आपको s निकालना है और आपको f निकालना है. This is your question. We know that v is equal to u plus at. v हमारे पास 0 है स्टूडेंट. u हमारे को दिया है 150 प्लस a इंटू 0.03. यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
A is equal to -150 divided by 0.03 minus 150 into 100 divided by 3 3 is the 3 5 जा आप कर सकते हैं 15 और 0 50 हो गया. इट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट आपका ए की वैल्यू आ गई आपके पास. ए इज इक्वल टू -5000 मीटर per second square. Now we want to calculate the value of. अभी देखिए फॉर्मूला एक और हमारे को पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ s. s की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट और यहां से हम वैल्यू f की तो निकाल सकते हैं. पहले आप f की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे f इज इक्वल टू m इंटू ए. m आपके पास दिया हुआ है 0.01 kg. a की वैल्यू आपने निकाल ली है -5000. 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000. 2 जीरो से स्टूडेंट 2 जीरो कट जाएगा विद द माइनस साइन. इट इज -50 न्यूटन. F is equal to -50 न्यूटन. अभी S निकालने के लिए we'll use the third equation of motion. Third equation of motion v square minus u square is equal to 2as. v हमारे को दिया हुआ है स्टूडेंट 0 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर. u की वैल्यू आपको दी है 150 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू आपने -5000 निकाली इंटू s. अभी स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 150 इंटू 150 विद द माइनस साइन इज इक्वल टू 2 इंटू -5000 इंटू एस. एस की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5000 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट और 10 20 2 जीरो भी कैंसिल है. 5 10 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा. Now it is equal to 3 3 जा 9 9 2 2 जा 4. It is 9 by 4 which is equal to 2.25 meter. This is the student value of the S. The distance is 2.25 meter and the force is -50 newton. Please note down this is the solutions of question number 14. Now we'll switch on to the question number 15. Question number 15 student क्या कहता है? Question number 15. Now question number 15. Question number 15 is student. An object of the mass 1 kg traveling in the straight line with a velocity of 10 meter per second. It collides with a stick. Then it is to a stationary wooden block mass 5 kg. Then they both were off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. This is the statement of your question number 15. Student, question number 15 में आपको मास दिया हुआ है, that is m1 is equal to 1 kg. और क्या दिया हुआ स्टूडेंट? m2 भी दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, m2 भी दिया है 5 kg. Then u1 it is given as a 10 meter per second.
और उसके बाद में जब वो कंबाइन हो गए स्टूडेंट, अभी देखिए क्या हो जाएगा, जब वो कंबाइन हो गए तो उनका मास कितना बन जाएगा 5 और 1 kg भी ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम एज अ इट विल बिकम मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 into u1 1 into 10 it is equal to 10 kg meter per second. This is your initial momentum और आपको क्या करना है v निकालना है स्टूडेंट. You have to calculate the v and change in momentum. Change in momentum भी आपको कैलकुलेट करना है. Now students final अभी देखिए क्या है, initial momentum it is equal to the final momentum. Now student क्या होगा हमारा m1 u1 is equal to m1 v1. ये हमने kg m2 5 दिया हुआ है. अगर मान लो इससे क्या करेंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, 5 + 1 इट इज 6 kg. इनिशियल उसकी दी हुई है, वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड. द इनिशियल मोमेंटम 1 × 10 इट इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकंड. मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना है और वेलोसिटी. नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इनिशियल मोमेंटम निकाला है, इट इज 10. m1 मेरे पास दिया हुआ है. नाउ स्टूडेंट इट इज गिवन एज अ 6 और मेरे को वेलोसिटी निकालना है 10 / 6 इज इक्वल टू v1. 2 5 जा 2 3 जा. नाउ स्टूडेंट 5/3 v1 इट इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड. Hello. Now it is v1 is equal to 1.67 meter. तो पूछा भी उसने क्या था, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिज. अगर बिफोर तो टोटल मोमेंटम क्या था, बिफोर कितना था 10 kg मीटर पर सेकेंड. तो हमको चेंज इन मोमेंटम नहीं उसने पूछा कि टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी कितनी है 1.67 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. सो दीज आर द टू आंसर. एक आंसर ये है और एक आंसर ये है. दीज आर द टू आंसर्स स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछे गए थे. नाउ विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in a 6 second. Calculate the initial and the final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on an object. This is the statement of question number 16 of NCERT. Now we'll just see how to be solved. Mass दिया हुआ student, it is 100 kg और हमारे पास दिया हुआ है it is u is given as a 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है. फाइनल हमारे को दिया हुआ है 8 मीटर. फाइनल इज गिवन एज 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ स्टूडेंट 6 सेकेंड. Now we have to calculate moment P1 और P2. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को निकालना है स्टूडेंट. नाउ इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा P1 इट इज इक्वल टू m into initial velocity 100 into 5 it is equal to 500 kg मीटर पर सेकेंड. और P2 क्या हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, इट इज 100 into 8 it is equal to 800 kg मीटर पर सेकेंड. नाउ हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी आ गया स्टूडेंट, फाइनल मोमेंटम भी आ गया हमारे पास. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट. उसमें पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम निकाल
फोर्स की F equal to M into A. F is equal to M into A. Now student, for calculating the F is equal to M into A according to the Newton second law of motion. Now, or it is equal to change in momentum, change in rate of change in momentum. Now student, change in momentum हमारे पास कितना आया हुआ है, आप इसी से भी कर सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है फाइनल मोमेंटम 800 माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 6. 800 minus 500, it is a 300 divided by 6, it is equal to 50 Newton. So your answer is a F is equal to 50 Newton. This is the solution of question number 16 of NCERT. Question number 16 का ये solution है NCERT का. Please note down. Initial momentum 100 into 5, 500 kg meter per second, and final momentum 100 into 8, 800 kg meter per second. Now F is equal to change in momentum 800 minus 500 divided by rate mean time 6. से डिवाइड कर दिया 300 डिवाइडेड बाय 6, इट इज इक्वल टू 300 को 6 से डिवाइड करेंगे 50 न्यूटन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 16. Now we will switch on to the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ी दी हुई है, मैं क्विकली पढ़ रहा हूं. अख्तर, किरण, राहुल वर दी राइडिंग द मोटर बाइक. दे वर मूविंग विद द हाई वेलोसिटी ऑन द एक्सप्रेस वे. When an insect hit the windshield, they got stuck with the windshield. Akhtar and Kiran stated pondering over the situations. Kiran suggested that the insect suffered greater change momentum as compared to the change in momentum of the motorcycle. Become the change in the velocity of the insect was much more than the motor car. Akhtar said since the motor car was moving with a larger velocity, it extended the larger force on the insect. As the result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experience the same force and the change in their momentum. Comment this suggestion. Student, उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है आपके बुक में, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत छोटा बनेगा. क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, कि जो राहुल ने बोला हुआ है, राहुल ने क्या कहा हुआ है, राहुल गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे जो अख्तर और दूसरे उन्होंने दी है वो इतनी स्टेटमेंट इफेक्टिव नहीं है, बट राहुल ने क्या है, राहुल गिव द करेक्ट स्टेटमेंट. Rahul gave the correct statement that reasoning and explanation both the motor car and the insect experience same force. Now equal force exerted on the bodies, but mass of the insect was very less. Mass of insect was very less. उसका स्टूडेंट जो इंसेक्ट है उसका मास बहुत कम है, सो इट विल सफर द ग्रेटर चेंज इन द वेलोसिटी. सो इट विल सफर ग्रेटर दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 17. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 मैं पढ़ रहा हूं. राहुल गिव द करेक्ट स्टेटमेंट, reasoning and explanations.
both the motor car and the insect experience same force. Newton का third law. Every action there is a equal and opposite reactions. The mass of the insect was very less. It will suffer greater change in the velocity. This is the answer of very small answer, but the statement is it is given lengthy. So quickly we'll see the question number 18. Last question है आपका NCERT का question number 18. Question number 18 में क्या दिया हुआ है? How much momentum will the dumbbell bell of the mass 10 kg transfer of the floor? It falls from a height 80 centimeter. Take it downward acceleration to be 10 meter per second. Now student, mass of the dumbbell, it is given as a 10 kg. और क्या 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं, उसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर में इट इज 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, और जी की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 10 मीटर पर स्क्वायर. जी की वैल्यू दी हुई है. फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास क्या इनिशियली 0 है, तो इट इज 0 का 2 इंटू a की जगह हम क्या लेंगे, देन g की वैल्यू है 10 और s जो स्टूडेंट हमारे पास दिया है 0.8. नाउ वी कैन वेरी वेल वी कैन कैलकुलेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 8. पॉइंट हटा देंगे, 10 कट कर देंगे, इट इज इक्वल टू 16, और v इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ वी कैलकुलेट दी मोमेंटम m इंटू v. मास स्टूडेंट मेरे पास दिया हुआ है 10 kg और वेलोसिटी है मेरे पास it is that is 40 kg. This is the question number 18 of the NCERT. डंबल का kg और हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर, 80 डिवाइडेड बाय 100.8. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर है 2 इंटू 10 इंटू 0.8. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10. डेसिमल हटा दिया स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 16 है. v इज इक्वल टू अंडर रूट 16 4 मीटर पर सेकेंड, एंड p momentum is equal to m into v 10 into 4, it is equal to 40 meter per second. So student